Good morning, students. Let's start our next topic, second law of thermodynamics. सुना है इसके बारे में? आई गेस नहीं पता होगा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा. जो सेकेंड लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स का, ये बेसिकली जो फर्स्ट लॉ के जो भी लिमिटेशंस थे ना, उनको ओवरकम करने के लिए डिराइव हुआ था. ठीक है ना, फॉर्मुलेट किया गया था. इस लॉ के दो इम्पॉर्टेंट फॉर्म में हम लोग इसकी स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं. एक होता है केल्विन्स प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट. क्लियर? तो वन बाय वन समझते हैं. पहले देखते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलती है. इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग अ बॉडी below the temperature of the coldest body in its surrounding. समझ में आया कुछ कि ये इम्पॉसिबल है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क का मिलना अगर हम बॉडी को कूल कर देते हैं बिलो द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट बॉडी. क्लियर? ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली एप्लीकेबल होती है हीट इंजन्स के केस में. क्लियर? इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सोर्स एट हायर टेम्परेचर एंड देन कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क. क्लियर? नाउ कम्स टू द सेकेंड स्टेटमेंट विच इज क्लॉसियस स्टेटमेंट. अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इट इज इम्पॉसिबल टू मेक हीट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एड फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसी. अब ये तो हमें पता है कि जब भी कोई टेम्परेचर का ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा हॉटर टू कोल्डर बॉडी होता है ना. तो हमें पता है कि ये इम्पॉसिबल है कि किसी भी लोअर टेम्परेचर से किसी हायर टेम्परेचर की तरफ किसी भी बॉडी की टेम्परेचर को मूव कराना. ठीक है ना. लेकिन ये पॉसिबल कब हो सकता है? जब हम कोई एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू जो है कुछ उसको एक्स्ट्रा पावर या कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो सकता है. ठीक है. तो स्टेटमेंट क्या बोलती है कि विदाउट एनी एड फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसी ये पॉसिबल नहीं है कि जो हीट फ्लो करे फ्रॉम अ बॉडी और एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर. और ये जो स्टेटमेंट है बेटा ये बेसिकली रेफ्रिजरेटर्स के केस में जो है एप्लीकेबल है. ठीक है. यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो एब्जॉर्ब करता है हीट एनर्जी फ्रॉम अ बॉडी एट लो टेम्परेचर और फिर उसको कंप्रेसर डज सम वर्क ऑन इट एंड मेक इट पॉसिबल टू ट्रांसफर दिस हीट टू सराउंडिंग एट हायर टेम्परेचर. समझ में कैसे वर्क करेगा? पहले हीट एनर्जी एब्जॉर्व करेगा सब्सटेंस कहाँ से? लो बॉडी टेम्परेचर से. फिर कंप्रेसर वहाँ पे कुछ वर्क करेगा और पॉसिबल करेगा उसको ट्रांसफ़र करना कहाँ पे? हायर टेम्परेचर सराउंडिंग में. क्लियर? सो हम बोल सकते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम बॉडी एट लो टेम्परेचर टू दैट एट हायर टेम्परेचर ओनली विद द एड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी. क्लियर हैं दोनों स्टेटमेंट्स? नेक्स्ट बेटा ये जो हमने दो स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं. इक्विवेलेंट मीन्स अगर हम लोग कहते हैं कि एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो अदर विल ऑल्सो कम्स आउट टू बी फॉल्स. कैसे? ये हम समझते हैं दो तरीके से. ठीक है. पहले में हमने कंसिडर कर लिया कि जो केल्विन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है. अगर वो फॉल्स हम कंसिडर कर रहे हैं और फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हीट इंजन एग्जिस्ट कर रहा है विच रिमूव्स हीट एनर्जी क्यू फ्रॉम हॉट रिजर्वायर. ये हॉट रिजर्वायर इसने क्या किया? यहाँ से रिमूव कर दी है क्यू हीट एनर्जी को. ठीक है. और डज अ वर्क विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट. इसने वर्क तो किया लेकिन कोई भी हीट रिजेक्ट नहीं हुई यहाँ पे टू कोल्डर बॉडी. इसका मतलब क्या है कि ये जो हीट इंजन है ये इम्पॉसिबल हीट इंजन है. ठीक है ना. हम मान लेते हैं इम्पॉसिबल हीट इंजन है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता है. नाउ ये जो वर्क डन हुआ है ऑब्टेन फ्रॉम दिस हीट इंजन कैन बी यूज टू रन अ रियल रेफ्रिजरेटर. अब ये जो वर्क डन जो हो रहा है इसको हम यूज़ कर सकते हैं एक रियल रेफ्रिजरेटर को वर्क करने में एट द सेम टेम्परेचर लिमिट जिसके बीच में ये वाला इंजन वर्क कर रहा था. ठीक है ना.
तो हम मानते हैं कि इस रिजर्वॉयर ने क्या करा, Q2 हीट को रिमूव करा कोल्डर रिजर्वॉयर से, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस वर्क डन, सो दैट जो हमारा Q1 जो यहाँ पे है वो क्या हो जाएगा Q2 प्लस W, यानी ये और साथ में जो वर्क डन है वो, ठीक है ना। हीट इज ट्रांसफर टू, और ये जो हीट है ये ट्रांसफर होगी है देन हॉट रिजर्वॉयर पे। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वर्क डन और जो हमारा कि ये जो क्वांटिटी ऑफ हीट थी जो हमारी इम्पॉसिबल से आई है, दे आर एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द इंजन रिमेन सेम, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सेम है तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। तो Q2 मेरा क्या आ जाएगा Q1 माइनस Q। अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि जो कॉम्बिनेशन है दोनों डिवाइसेस का वो इक्विवेलेंट है टू अ सेल्फ एक्टिंग मशीन, ठीक है ना, विच टेक्स अवे अ क्वांटिटी Q2 ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्ड रिजर्वॉयर एंड गिव्स इट टू अ हॉट रिजर्वॉयर। लेकिन हमने अभी पढ़ा था क्लॉशियस स्टेटमेंट में कि विदाउट एनी एक्सटर्नल एड ये पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया, वायलेशन हो गया ना क्लॉशियस स्टेटमेंट का। तो वही हुआ, हमने स्टार्टिंग में यही तो बोला था कि केल्विन स्टेटमेंट अगर फॉल्स मानते हैं, वही आ गया हमारा क्लॉशियस स्टेटमेंट भी क्या आ गया, फॉल्स आ गया ना। क्लियर। नाउ सेकेंड जो हम कंडीशन लेके चल रहे हैं, सेकेंड जो हम एक्सप्लेनेशन लेके चल रहे हैं, उसमें हम क्या मानते हैं, हम क्लॉशियस स्टेटमेंट को फॉल्स कंसिडर कर लेते हैं। अगर हम क्लॉशियस स्टेटमेंट को फॉल्स कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि कोल्डर बॉडी से कोई भी हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी हॉट बॉडी में विदाउट एनी एक्सटर्नल एड, ठीक है। तो क्योंकि हम इसको फॉल्स मान रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक इम्पॉसिबल क्लॉशियस रेफ्रिजरेटर का एग्जिस्टेंस को कंसिडर करते हैं और हम बोलते हैं कि ये रिजर्वॉयर क्या कर रहा है, Q2 हीट कोल्ड बॉडी से ले रहा है और उसको फिर हॉट रिजर्वॉयर पे जो है ट्रांसफ़र कर रहा है विदाउट एनी एड फ्रॉम एन एक्सटर्नल एजेंसी, क्योंकि फॉल्स मान लिया ना हमने, ठीक है। अब ये जो हॉट रिजर्वॉयर है ये क्या करेगा, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, वहाँ से, और इसने एक वर्क डन किया, वर्क डन करके इसने क्या किया, Q2 एनर्जी को जो है रिजेक्ट कर दिया कोल्ड रिजर्वॉयर पे। क्लियर। तो यहाँ पे Q1 क्या हो जाएगा, Q2 प्लस W, है ना। अगर ये दोनों डिवाइसेस जो हैं कपल हैं साथ में टू वर्क साइमल्टेनियसली, तो क्या हो जाएगा बेटा, दीज कॉन्स्टिट्यूट अ डिवाइस जो कि इतने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हॉट रिजर्वॉयर से ले रहा है और कन्वर्टिंग इट कम्प्लीटली इनटू वर्क विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट टू द कोल्ड रिजर्वॉयर। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये केल्विन की स्टेटमेंट को वॉयलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो आगे समझ में, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या इक्विवेलेंट है, हम बोलेंगे। एक ट्रू है तो दूसरा ट्रू, एक फॉल्स है तो दूसरा भी फॉल्स। क्लियर। तो ये था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको बेटा क्लियरली समझो, और इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस बार के पेपर में भी ये आया हुआ था, इक्विवेलेंस दोनों का प्रूफ करना, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिए, और कोई भी डाउट होता है तो मैसेज मी। ओके, टेक केयर।